हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के बारे में। और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है संविधान निर्माण की प्रक्रिया। संविधान के बारे में डिटेल जो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप पहले उसको देखिएगा, उसके बाद आप जो है एमसीक्यू क्वेश्चन करिएगा। क्योंकि आपको पता है, जब आपको पूरी थ्योरी आ जाती है तो उससे रिलेटेड कोई भी सवाल आपके सामने आ जाए तो आप उसको आराम से हैंडल कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। एक ऐसा ये टॉपिक है ना, करंट टॉपिक है, जो कभी भी पुराना नहीं होता, कभी भी हिस्ट्री का हिस्सा नहीं बनता। क्योंकि आप जितनी भी जनरेशन आगे की जाएंगी, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो पढ़ती रहेंगी। हम कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं, वहाँ पर ये कॉन्स्टिट्यूशन टॉपिक, पॉलिटिक्स की स्पेशली बात करें तो ये हमेशा टॉपिक आता ही आता है। ठीक है, और आना भी चाहिए, क्योंकि इतनी मुश्किल के बाद हमने अपने भारत देश की आज़ादी पाई है और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देश को सही से चलाने के लिए चीज़ें करी, तो ये तो पता भी होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो है, संविधान के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। यानी संविधान ने बहुत सारे काम किए हैं, संविधान में बहुत सारे कामों को लिखा हुआ है, लेकिन 4 ऑप्शन ऐसे दिए गए हैं जिसमें आपको बताना है कि वो काम उसके बारे में सही नहीं है। और आप ये भी देख सकते हैं कि ये क्लास 11 में जो संविधान है, क्योंकि संविधान टॉपिक आपका जो है, जैसे हम इसकी बात करते हैं, 10th में भी संविधान आता है आपको, आप ग्रेजुएशन में जाते हैं तो संविधान आ जाता है, आप आगे की कोई भी स्टडी करते हैं तो हमारी जो राजनीति है उसमें संविधान जरूर आ जाता है। तो ये 11 क्लास का है, और बाकी न्यू एनसीईआरटी क्योंकि अपडेट होता रहता है तो वहाँ से ही है। ठीक है, तो हमारा पहला ऑप्शन आता है, समाज में न्यूनतम समन्वय व विश्वास हेतु बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना, या फिर निर्णय लेने वाली संस्था को सुनिश्चित करना, नागरिकों एवं सरकार की सीमाएं सुनिश्चित करना, या फिर यह सुनिश्चित करना कि सत्ता में अच्छे लोग आएं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं हुआ कि सत्ता में हमें अच्छे लोग लेके आने हैं। अब ये चीज़ भी नहीं है कि हमें बुरे लोग लेके आने हैं, लेकिन अच्छे लोगों का मतलब ये नहीं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे हों या कुछ भी हों। प्रेजेंट टाइम में मोदी जी के बारे में को जो है हर कोई जानता है, वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी देश को चला रहे हैं। ठीक है, बाकी फिर भी ये चीज़ लोगों का कहना है कि जो एजुकेटेड लोग होते हैं वो देश को चला सकते हैं, ऐसा मुझे लगता नहीं है। ठीक है, पर यहाँ पे लिखा है कि संविधान के कार्यों के संबंध में दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो वो ये है। क्योंकि जब संविधान के कामों को डिसाइड किया गया, संविधान में कामों को लिखा गया, तो ये भी चीज़ बोली गई थी कि जो नागरिक है, सरकार है, उनकी सीमाएं सुनिश्चित करनी होगी। इसलिए हमारे मौलिक अधिकारों के साथ साथ मौलिक कर्तव्यों को भी रखा गया। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है उस पर आप फोकस ना कीजिएगा। ठीक है, उसमें कोई भी क्वेश्चन नंबर आ जाता है, पर आप सिर्फ सवाल पे ध्यान देना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन आपके सामने है, राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधान में अलग अलग तरीकों की होती है। ये क्या हो जा रहा है बार बार? एक मिनट रुकिएगा, पता नहीं क्यों बार बार ये चीज़ ऐसे हो जा रही है। थोड़ी देर रुकती है फिर खराब हो जाती है। दूसरा जो कथन है हमारा वो है, भारतीय संविधान जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन जो है वो गलत है। तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो भारतीय संविधान है वो जातीय या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता देता है, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि भारत का जो नागरिक है वो हिंदू जाति का ही होना चाहिए, या फिर शूद्र जाति का होना चाहिए, या ब्राह्मण जाति का होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी हमारा संविधान नहीं करता। वो किसी भी स्पेशल जाति है उसको प्रेफरेंस नहीं देता है। हाँ, ये चीज़ ज़रूर है कि हर एक कास्ट के लोग हमारे इंडिया में रहते हैं और रह सकते हैं, लेकिन किसी भी कास्ट को, किसी भी धर्म को, किसी वर्ग को, किसी भी जाति को कोई स्पेशल जो प्रेफरेंस है वो नहीं दिया जाता है संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, निम्न कथन, इसमें भी आपको वही है कि कथन दिए गए हैं और साथ साथ में आपको जो है इसका कारण भी दिया गया है और आपने इसका आंसर बताना है। ठीक है, तो हमारा जो कथन है वो है, संविधान केवल सरकार की शक्तियों को नियंत्रित करने वाले नियमों और कानून का ही एक नाम है। और कारण दे रखा है कि संविधान सरकार को ऐसी शक्तियां देता है, संविधान जो है वो गवर्नमेंट को ऐसी शक्तियां देता है जिससे वह समाज की सामूहिक भलाई के लिए काम कर सके। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।
इसमें जो एक कथन है वो गलत है लेकिन कारण सही है, क्योंकि संविधान जो है वो सरकार को ही शक्तियाँ नहीं कर देता है, सरकार की शक्तियों को कंट्रोल नहीं करता है। हमारे जो नागरिक हैं, हम लोग हैं, हमारी भी पावर को कंट्रोल किया जाता है, हमारे भी कोई गलत काम किया जाता है तो हमें सज़ा दी जाती है। लेकिन दूसरा जो है ये बिल्कुल सही इसलिए है क्योंकि जो गवर्नमेंट है, जो हमारा संविधान है वो सरकार को शक्तियाँ देता है ताकि वो सरकार जो वहाँ के नागरिक हैं, लोग हैं, उनके भलाई के लिए काम कर सके। जैसे कि संविधान ने प्रधानमंत्री को काम दिया, उसको पावर दी है, और प्रधानमंत्री जो है वो हमारे लिए काम करता है, हमारी भलाई के लिए। नेक्स्ट हमारे पास आता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आपको कथन दिए गए हैं। पहला कथन है अधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं। फिर है यदि संविधान अत्यधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान दे सकता है। फिर है एक अच्छा संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन रखता है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन या कथन जो है वो सच नहीं है? तो जो हमारा क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि केवल बी, क्योंकि इसमें पहला लिखा है कि कठोर संविधान जो होता है वो परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाता है। बिल्कुल सही है भाई, ठीक है। क्यों सही है? क्योंकि ज़्यादा भी कठोर संविधान नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई नियम कानून बना दिया है तो उसको लिख दिया है तो लिख ही दिया है, आप उसमें कोई चेंज ही नहीं कर सकते, भले ही समय के अनुसार हमें इसमें चेंज करना पड़े, तो ये चीज़ तो गलत ही है। फिर है हमारा, जैसे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सत्य नहीं है, ठीक है। तो पहला तो बिल्कुल सही है। अब है यदि संविधान सर्वाधिक लचीला है तो वह समाज को सुरक्षा और पहचान दे सकता है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि हमारा जो संविधान है वो इतना भी लचीला नहीं होना चाहिए, तभी हमारा संविधान को कहा जाता है कि हमारा संविधान जो है वो कठोर और लचीला है, यानी कि थोड़ा थोड़ा कठोर भी है और थोड़ा थोड़ा लचीला भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हर एक संविधान इतना भी लचीला जो है होना चाहिए या इतना भी लिबरल होना चाहिए कि कोई भी कुछ भी कांड करते रहे और उसको हम सजा ही न दें, ठीक है, उसको कानून का डर ही ना हो। तो ये चीज़ तो बिल्कुल गलत हो जाती है। फिर है तीसरा कि एक अच्छा संविधान प्रमुख मूल्यों की रक्षा करने और नई परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने में संतुलन पैदा करता है। तो ये वाले जो दो हैं वो तो हमारे सही हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर जो 2 है वो गलत है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस बात की धारणा को स्पष्ट करता है कि संविधान की प्रामाणिकता संसद से अधिक है, ठीक है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा इस बात की धारणा को स्पष्ट करता है कि संविधान की जो प्रामाणिकता है वो संसद से अधिक है? तो ऑप्शन हमारा जो पहला ऑप्शन है वो है संसद के अस्तित्व में आने से कहीं पहले संविधान बनाया जा चुका था, ठीक है। संविधान के निर्माता संसद के सदस्यों से कहीं अधिक बड़े नेता थे। संविधान ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए, इनकी शक्तियों तथा उनकी सीमाएं क्या होंगी। और फोर्थ ऑप्शन है संसद संविधान का संशोधन नहीं कर सकती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसा कौन सा इनमें से स्टेटमेंट है जो ये बताता है कि संविधान की जो प्रामाणिकता है ना वो संसद से कहीं ज़्यादा है। तो ये हमारा जो ऑप्शन नंबर बी, हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ना हमारा, ये हमें ये चीज़ बताता है, ठीक है। गलत उस पर टिक लग गया। क्यों बताता है? क्योंकि संविधान हमें ये बताता है कि संसद कैसे बनाई जाए। भाई संविधान पहले बना था, उसके बाद संसद बनी थी, बाद में लोकसभा राज्यसभा बने थे, पहले संसद बना ली गई थी हमारी, पहले हमारा संविधान बन चुका था। क्योंकि संविधान में तो सब कुछ लिखा हुआ है ना कि हमारी न्यायपालिका होगी, कार्यपालिका होगी, लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी। तो संविधान से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है, वो तो संविधान में ऐड किए गए ना। तो इसीलिए ये चीज़ दिखाती है हमें कि संसद जो संविधान है उसमें बताया गया कि हमें जो संसद है उसको कैसे बनाना है, उसकी पावर क्या होनी चाहिए, क्या उसकी लिमिटेशंस होनी चाहिए। तो जो संसद है वो संविधान से बढ़कर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है निम्न में से कौन से सदस्यों ने संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों का प्रतिनिधित्व किया था? ऑप्शन नंबर 1 है हमारा फ्रैंक एंथनी, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो हमारा इसमें वही लिख रखा है कि कौन थे वो, ठीक है। तो फिर दूसरा ऑप्शन है हमारा डॉक्टर HP मोदी, या फिर तीसरा है सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, या फिर जयपाल सिंह।
यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1 और 2। यानी कि जो हमारे फ्रेंच एंथनी थे और डॉक्टर HP मोदी थे, इन्होंने अल्पसंख्यक जो वर्ग थे ना, उनके लिए काम किया था। क्योंकि जैसे हम इंडिया की बात करें तो हमारे इंडिया में जो मुस्लिम हैं या फिर जो सिख हैं, ईसाई हैं, वो थोड़े अल्पसंख्यक हैं। इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है जितने कि हिंदुओं की तादाद हमारे इंडिया में आपको पता है, परसेंटेज भी चेक करोगे तो, ठीक है। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी संख्या बहुत कम होती है, उनको अल्पसंख्यक कहते हैं, यानी कि थोड़ी सी संख्या वाले जो लोग होते हैं। तो जो हमारे फ्रैंक एंथनी थे, डॉक्टर HP मोदी थे, इन्होंने इनके प्रतिनिधित्व के लिए काम किया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है और इसमें नीचे लिखा है, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सच है। तो आपने दो चीज़ें दी गई हैं, उनमें से बताना है कौन सी राइट है। पहला है, विभिन्न मुद्दों पर विचार करने के लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियां थीं। दूसरा है, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर आदि ने इन कमेटियों की अध्यक्षता की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो 16 है हमारा, इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 16 का जो हमारा ऑप्शन नंबर है वो सी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों ही सच हैं। देखो, जो हमारे ये ऑप्शन नंबर 2 की बात करें तो इसमें इतने सारे ऐसे जाने माने नाम हैं जिन्होंने हमारे संविधान को बनाने में हेल्प करी थी, और इसके लिए संविधान सभा की 8 मुख्य कमेटियाँ बनाई गई थी, जिनमें इन लोगों ने ही पार्टिसिपेट किया था कि कैसे काम करना है, कैसे नहीं करना है। तो दोनों ही हमारे सही हैं। नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन आता है, 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस मनाए जाने का कारण क्या है? ठीक है, हम लोग मनाते हैं अपने 26 जनवरी को, लेकिन इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसका मैं आपको राइट आंसर बताती हूँ, वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, और इसीलिए 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस जो है वो मनाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर फोकस जरूर करना है आपको। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन इस पे आ जाता है, निम्नलिखित कथनों में से ये कौन सा या कौन से कथन सच नहीं है? यानी आपसे रॉन्ग जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछे गए हैं। ठीक है, कौन सा रॉन्ग है? एक मिनट रुकिएगा। ठीक है, आपसे रॉन्ग पूछे हैं। तो पहला जो कथन है वो हमारे पास आता है, वो है 26 नवंबर 1949 को कुल 284 सदस्यों ने पारित संविधान पर अपने हस्ताक्षर किए थे। बार हो जाता है, एक मिनट रुकिएगा, मैं ठीक ही कर दूँ इसको। ठीक है, तो एक ये वाला आपके सामने है। दूसरा है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। फिर है, वर्ष 1952 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विधिवत निर्वाचित प्रथम राष्ट्रपति बने थे, या फिर उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सच नहीं है? तो इनमें से कोई भी कथन जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं माना जा सकता, और ये ओल्ड NCERT से रिलेटेड है, तो इसको थोड़ा स्टार प्लस भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, कि इसको हम डाउट में भी रख सकते हैं इस क्वेश्चन को। ओके, चलिए, पता नहीं क्यों बार बार डिवाइस छोड़िए। अब हमारे 2-3 क्वेश्चन और रह गए, उनकी बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। आज ही इसको दिक्कत होनी ज़रूरी है। चलिए, तो हमारा लिखा है कि निम्न कथन किसका है। अब ये कथन जो है ना आपको दिया गया है और आपसे पूछा है ये किसका कथन है, तो मैं जल्दी से रीड करती हूँ। इसमें लिखा है, 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी, पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। राजनीति में हम एक व्यक्ति एक वोट और हर वोट का समान महत्व के सिद्धांत को मानेंगे। अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में हम अपने सामाजिक और आर्थिक ढांचे के कारण ही एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को नकारना जारी रखेंगे। यदि यह नकारना अधिक लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनीतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। क्योंकि जब पहले बहुत सारे संबोधन हुआ करते थे, तो ये जो सारी लाइनें हैं वो किसने कही थी? तो आपके सामने ऑप्शन है, पहला जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी जी, BR अम्बेडकर, या फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी।
इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे उन्होंने ये सेंटेंसेस लोगों से कहे थे, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, अंग्रेज़ों से हमें छुटकारा पाना था, तो उन्होंने बहुत सारे जो उस टाइम के राजे रजवाड़े थे, ठीक है, तो उनके साथ जो है उन्होंने मिलकर काम किया था, उनको इकट्ठा करने का भी उन्होंने काम किया था। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, किसी भी तरह से कंप्लीट करते हैं इसको। लेकिन निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पे दिए गए हैं, मैच किए गए कि कौन से हैं जो कि हमारे सुमेलित नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि जो टीटी कृष्णामाचारी हैं वो संविधान सभा के उपाध्यक्ष नहीं थे। बाकी जितने भी चीज़ें आप देख रहे हैं वो बिल्कुल मैच, बिल्कुल करेक्ट तरीके से किए गए हैं, ठीक है। आज के लिए माफ़ी चाहती हूँ, पता नहीं क्यों आज इसमें प्रॉब्लम हो रही है, बट ये है कि आज हमने इतने सारे क्वेश्चन को हैंडल किया है, क्योंकि मैं और भी वीडियोज़ को देखा मैंने, तो बहुत छोटी छोटी वही पुरानी चीज़ें हैं, कितने अनुच्छेद हैं, किसमें क्या लिखा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। आज के जो क्वेश्चन है थोड़े लॉन्ग भी हैं और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन थे, तो मुझे लगता है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।